जो आज हम एक नए विषय वाक्य निर्माण की ओर बढ़ेंगे। वाक्य निर्माण अर्थात हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाकर अर्थात हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें सीढ़ी बाई सीढ़ी चलना पड़ेगा। देखिए, इसकी सबसे पहली सीढ़ी है कर्ता। कर्ता क्या होता है? कर्ता क्या होता है कि एक सिंपल सी बात है कि किसी भी वाक्य को बनाने के लिए हमें दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, एक कर्ता प्लस क्रिया। कम से कम ये चीज़ें होनी ही चाहिए, कर्ता और क्रिया। तो आज हम कर्ता को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्रिया को, और उसके बाद हम करेंगे वाक्य निर्माण की कोशिश। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सामान्य तरीके से आपको ये बताया जाएगा कि कर्ता क्या होता है। वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें। ठीक है, अब देखिए कर्ता, इसको थोड़ा ये देखिए, अब यहां पर है वह। हिंदी में तो हम केवल वह कह करके काम चला लेते हैं, लेकिन संस्कृत में तीन लिंग होते हैं, हिंदी में दो होते हैं। ठीक है, और संस्कृत में और हिंदी में एक अंतर है कि हम हिंदी में पुरुष को देखकर या स्त्री को देख करके हम उसको पुल्लिंग या स्त्रीलिंग बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में ये हम किसी वस्तु या किसी स्थान को देख करके नहीं, या उसको ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि शब्द को ध्यान में रख करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीन भागों में विभाजित करते हैं। यानी कि हिंदी में वह स्त्री के लिए भी प्रयोग हो सकता है, पुल्लिंग के लिए भी हो सकता है, और नपुंसकलिंग के लिए भी हो सकता है, लेकिन संस्कृत में सबके लिए अलग अलग प्रयोग होता है। यही संस्कृत की विशेषता है। यहाँ पर कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सब अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग, एकदम अलग। ठीक है, यानी पुरुष के लिए पुल्लिंग के लिए प्रयोग करना है तो सह, स्त्री के लिए करना है तो सा, और नपुंसक के लिए करना है तो तत्। ठीक है, ऐसे ही अगर वे दोनों यानी दो लोग के लिए करेंगे तो अब वे दोनों, इसका मतलब पुल्लिंग में तौ, स्त्रीलिंग में ते, और नपुंसकलिंग में भी ते। देखिए, जैसे पुरुष तीन होते हैं, लिंग तीन होते हैं, ठीक वैसे ही वचन भी तीन होते हैं। तो अब आता है वे सब, यानी दो से अधिक। देखिए, सबसे पहले केवल एक, फिर दो, और फिर दो से अधिक, तीन भी हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो पुल्लिंग में क्या होगा? ते, ते माने वे सब। स्त्रीलिंग में ताह, वे सब, और नपुंसकलिंग में तानी, वे सब। अर्थ वही है, हिंदी में वही है। हिंदी में हम एक से ही काम चला रहे हैं, वे सब, लेकिन संस्कृत में सबके लिए स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग सबके लिए अलग अलग दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही यह के लिए ऐसा, स्त्रीलिंग में ऐसा, नपुंसकलिंग में एतत्। ये दोनों समान है, बिल्कुल जैसे पहले था वैसे। वह था, यह। ठीक है, यहाँ तौ, यहाँ तौ, यहाँ एतौ, यहाँ ते, यहाँ एते।
यहाँ भी ते, यहाँ भी एते। ठीक है, ये सब एते, एताह, एतानी। ठीक है, अब देखिए, अब जो मध्यम पुरुष आता है तुम, उसके लिए किसी भी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। उसके लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। वो तुम स्त्रीलिंग के भी लिए भी होगा, जैसे हिंदी में होगा वैसे ही संस्कृत में भी होगा, त्वम होगा। तुम दोनों युवाम, तुम सब यूयम, मैं अहम, हम दोनों आवाम, हम सब वयम। यानी कि जैसे हिंदी में एक ही प्रयोग हो रहा है दोनों तीनों के लिए, तीनों लिंगों में, वैसे ही संस्कृत में भी एक ही यूज होता है दोनों तीनों में। ठीक है, अब 12 करता है ये, आप गिन लेना। और इनको एक तरीके से बनाया जाता है, इनकी एक टेबल बनाई जा सकती है, एक तालिका बनाई जा सकती है, जो इस तरह से होगी। इसे आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब इसको इस तरह से अगर हम सजा लेंगे तो ये हमारे समझ में आ जाएगा। ये काम आपको खुद करना चाहिए। ठीक है, इसको आप देखें ध्यान से, यानी कि इन स्थानों पर जहाँ ये क्रॉस लगा हुआ है वहाँ कुछ भी नहीं आएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रथम पुरुष में केवल पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के लिए स्थान है, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं है। ठीक है, तो इस तालिका का आधार पुरुष, लिंग तथा वचन है, यानी इन तीनों के आधार पर आपको ये तालिका का निर्माण करना है। ठीक है, अब देखिए पुरुष क्या होता है। अब इनको हम अलग अलग एक एक तरीके से समझेंगे। पुरुष जो व्यक्ति वस्तु और स्थान संवाद के समय भागीदार होते हैं, उन्हें पुरुष कहा जाता है। और ये पुरुष 3 होते हैं। ठीक है, यानी कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि। हमने बताया था कि ये सारे यहाँ पर संस्कृत में शब्द को लेकर के होता है, इन चीज़ों को लेकर नहीं, इनके शब्द से होता है। ठीक है, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष कौन होता है? थर्ड पर्सन, वक्ता, जिसकी बात करता है, किसी भी चीज़ की बात कर रहा है, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा है, किसी भी चीज़ की बात कर रहा है, वह प्रथम पुरुष है। ठीक है, प्रथम पुरुष कौन है? इसी को हम अन्य पुरुष भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अन्य पुरुष, अन्य पुरुषः भी कहते हैं। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन, अंग्रेजी भी है। वक्ता के बातचीत को जो व्यक्ति सुनता है, यानी वक्ता का मतलब जो कहने वाला है, यानी कि मैं जैसे कह रहा हूं और तुम सुन रहे हो, तो तुम मध्यम हो गए, तुम मध्यम पुरुष हो। ठीक है, उत्तम पुरुष यानी कि जो बात कह रहा है, वक्ता खुद उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन, यानी जब वक्ता बातचीत के दौरान स्वयं की बात करता है तब वह उत्तम पुरुष कहलाता है। यानी कि जब मैं मेरी बात करूँगा, यानी तुम तुम्हारी बात करोगे, तो तुम उत्तम हो जाओगे। इसे एक साधारण गांव की भाषा में सामान्य भी कर सकते हैं कि जैसे, अर्थात मैं उत्तम तुम मध्यम, यानी हमेशा ही आदमी ने मैं को, यानी अपने आप को उत्तम समझा है। देखो, अब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, किसी बच्चे के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, या कोई टीचर किसी बच्चे को समझा रहे हैं या उसको बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तो दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं? यार मैं इससे भी अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। यानी अपने आप को हम हमेशा अच्छा समझते हैं, उत्तम समझते हैं।
सामने वाले को मध्यम, यानी मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब अन्य है। ठीक है, तो बाकी सब अन्य है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, मैं उत्तम तुम मध्यम, बाकी सब अन्य। तो यही है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो उत्तम कौन? मैं, मध्यम कौन? तुम, और प्रथम कौन या अन्य कौन? सब। ठीक है, अब देखिए वचन, हमने अभी पुरुष को समझा, अब वचन को। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संख्या को वचन कहते हैं। ठीक है, संख्या को। ठीक है, और वचन 3 होते हैं। अब उदाहरण के हिसाब से आप समझ सकते हैं, वह घर जाता है। इस वाक्य में जाने की क्रिया को एक ही व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब वाक्य कैसा है? एक वचन का है। यहां भी अब सही से उदाहरण दिया गया है, एक वचन। राम घर जाता है, इस वाक्य में जाने की क्रिया को एक ही व्यक्ति कर रहा है, इसलिए एक वचन है। अब सीधी सी, जब वाक्य का कर्ता की संख्या को 2 हो तो वह द्विवचन होता है, यानी वे दोनों घर जाते हैं तो 2 लोग काम कर रहे हैं, दोनों घर जा रहे हैं तो 2 हैं, तो द्विवचन। ऐसे ही वे सब घर जाते हैं, यानी वे सब, यानी 2 से अधिक है, यानी कि जैसे हिंदी में होता है एक वचन और बहुवचन, यानी या तो एक है या एक से ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर संस्कृत में थोड़ा सा अलग है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यानी एक है या 2 हैं या 2 से अधिक है, यानी 3 भी हो सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी, तो वो बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब समझिए लिंग। तो संस्कृत भाषा में वस्तु या स्थान के लिंग नहीं होते। देखिए, यहां पर वस्तु, स्थान या व्यक्ति, इन सब के लिंग नहीं होते। तो यहां मैंने अभी पहले बताया था कि यहां पर शब्दों के लिंग होते हैं, यानी हमारा जो शब्द होता है हम उसी को लिंग के आधार पर विभाजित करते हैं। जैसे अकारांत शब्द है, तो अ से खत्म होने वाले शब्द पुल्लिंग या नपुंसक लिंग होते हैं। अधिकांश ऐसा होता है, सभी जगह ऐसा नहीं होता है। अपवादः सर्वत्र विद्यन्ते, यानी अपवाद सभी जगह होते हैं। तो इसका मतलब कि अकारांत, और ये अकारांत क्या होता है, ये मैं आपको माहेश्वर सूत्र पढ़ाते समय आपको समझा चुका। तो अगर अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ये सब समझना है तो आपको माहेश्वर सूत्र देखने, माहेश्वर सूत्रों वाला जो वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा वो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पुल्लिंग, वृक्ष, सरोवर, काक इत्यादि। तो इनमें वृक्ष है, तो वृक्ष क्या है? आकारांत है, इसके अंत में अ आ रहा है। सरोवर है, काक है। नपुंसक लिंग में पुष्प है, फल है, नेत्र है, ये सब। तो देखिए, यहाँ वृक्ष है, ये भी अकारांत है, पुष्प है, ये भी अकारांत है। तो यहाँ पुष्प को पुल्लिंग न कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ शब्द का लिंग होता है, तो ये नपुंसक लिंग है। ठीक है, आकारांत, आ से खत्म होने वाले शब्द अधिकांश स्त्रीलिंग होते हैं, अधिकांश, जैसे सीता, कविता, सुधा, विद्या इत्यादि। ठीक है, इकारांत, ई से खत्म होने वाले शब्द पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों हो सकते हैं। ये देखिए, मुनि, कवि, रवि, ये सब पुल्लिंग है, लेकिन मति, बुद्धि, गति, ये सब स्त्रीलिंग। ईकारांत, ई से खत्म होने वाले शब्द, अब देखिए, ईकारांत छोटी ई और ईकारांत दोनों में अंतर है। तो ईकारांत वाले जो होते हैं वो अधिकांश क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे नदी, भगनी, जननी इत्यादि। तो अब आपको वो जो टेबल तालिका वहाँ पे बनानी थी वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी पूरी। आप इसे देख सकते हैं और इसे समझ सकते हैं कि देखिए, एक वचन में सह ऐसे पुल्लिंग में, प्रथम पुरुष में चल रहा है ये, स्त्रीलिंग में सा ऐसा, नपुंसक लिंग में तत् ऐतत्। ठीक है, द्विवचन में पुल्लिंग में तौ ऐतौ,
स्त्रीलिंग में ते एते, नपुंसकलिंग में भी ते एते। ठीक है। बहुवचन में देखेंगे तो पुल्लिंग में ते एते, स्त्रीलिंग में ताह एताह, और नपुंसकलिंग में तानी एतानी। ठीक है। अब देखिए यहां पर मध्यम पुरुष में एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। उत्तम पुरुष में एक वचन में अहम, द्विवचन में आवाम और बहुवचन में वयम। यानी इन सब को हम ध्यान से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमारा कर्ता का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है।